क्या हो अगर हम अतीत की आवाजें सुन सकें, किसी सम्राट के मन में क्या चल रहा था ये जान सकें, और वो भी कागज पर नहीं बल्कि पत्थर पर खुदी हुई हजारों साल पुरानी बातों से। आज हम भारत के प्राचीन शिलालेखों की दुनिया में उतर रहे हैं। ये हमारे इतिहास की असली ओरिजिनल हार्ड ड्राइव हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम समय में इतना पीछे कैसे जा सकते हैं? उन सम्राटों की सोच, उनकी नीतियां, उनकी मान्यताएं, आखिर हम उन्हें समझ कैसे सकते हैं? जवाब, जैसा कि कहते हैं, पत्थर में खुदा हुआ है। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है इन्हीं पत्थर से बने टाइम कैप्सूल से। असल में ये वो सुराग हैं जो इतिहासकारों को हमारे अतीत की सबसे बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझाने में मदद करते हैं। अब इन पुराने मैसेजेस को समझने के लिए इतिहासकार भी किसी जासूस की तरह ही काम करते हैं, और उनके पास दो मेन टूल्स होते हैं। एक है एपिग्राफी यानी शिलालेखों की स्टडी, और दूसरा है पैलियोग्राफी मतलब पुरानी लिपियों को पढ़ने का हुनर। ये दोनों शब्द कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपनी पहली बड़ी केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अनोखे पब्लिक कम्युनिकेशन कैंपेन की, जिसे शुरू किया था सम्राट अशोक ने। अच्छा, हमारे पास कितने सबूत हैं इसका अंदाजा लगाना है तो इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा शिलालेख खोजे जा चुके हैं। सोचिए, ये हमारे इतिहास का कितना बड़ा डेटाबेस है जो बस अपनी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहा है। तो अशोक आखिर लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते थे? उनके शिलालेखों ने धम्म का संदेश फैलाया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो सबके लिए एक मॉरल कोड था। इसमें बहुत सीधी सीधी बातें थी। अच्छे काम करो, दूसरों का सम्मान करो, दान दो, मन में पवित्रता रखो, हिंसा मत करो और सहनशील बनो। उन्होंने ये बातें अपने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर लिखवाईं, ताकि हर आम इंसान तक ये संदेश पहुंच सके। इन शिलालेखों की ऐतिहासिक अहमियत बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के फैलने का सबसे पहला फिजिकल प्रूफ है जो हमारे पास मौजूद है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ताकतवर सम्राट ने अपने पूरे साम्राज्य की शक्ति लगाकर इस सोच को दूर दूर तक फैलाया, यहां तक कि मेडिटेरेनियन सी के किनारों तक। लेकिन कहानी सिर्फ अशोक की नहीं है। ये पत्थर तो अनगिनत किस्से सुनाते हैं। तो चलिए अब फटाफट कुछ और मजेदार सबूतों पर नजर डालते हैं, बिल्कुल किसी जासूसी कहानी के सुरागों की तरह। हमारा पहला सबूत है जूनागढ़ का मशहूर शिलालेख। ये हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कमाल की जानकारी देता है। ये एक अकेली चट्टान हमें एक झील, सुदर्शन झील की कहानी बताती है, जिसकी देखभाल मौर्यों से लेकर 3 अलग-अलग राजवंशों ने 400 से भी ज्यादा सालों तक की। जरा सोचिए, ये उस दौर के शानदार वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस में कंटिन्यूटी का एक गजब का सबूत है। पब्लिक वर्क से जुड़े एग्जाम के सवालों में ये टॉपिक अक्सर आता है। अगला सबूत है सबूत बी, दिल्ली का मशहूर मेहरौली लौह स्तंभ। ये सिर्फ एक खंबा नहीं है, ये तो एक साइंटिफिक चमत्कार है। जरा सोचिए, 1600 साल से भी ज्यादा पुराना, खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये प्राचीन भारत की कमाल के मेटालर्जी स्किल्स का जीता जागता सबूत है। इस पर लिखे शिलालेख में चंद्र नाम के एक राजा की जीत के बारे में बताया गया है, जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इस सेक्शन का हमारा आखिरी सबूत हाथी गुम्फा शिलालेख, जिसका मतलब है हाथी की गुफा में मिला शिलालेख। इसे एक तरह की वॉर डायरी भी कह सकते हैं। कलिंग के राजा खारवेल ने ये शिलालेख खुदवाया था, और ये एक तरह से उनका रिज्यूमे है। इसमें उनकी सारी लड़ाइयों और जीतों की लिस्ट है, यहां तक कि सातवाहन साम्राज्य के साथ उनके टकराव का भी जिक्र है। हिस्टोरियंस के लिए तो ये सोने की खान जैसा है। ये उस जमाने का पूरा पॉलिटिकल मैप बनाने में मदद करता है। राजा खारवेल पर बने सवाल अक्सर इसी एक सोर्स से आते हैं। ये शिलालेख सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानियां नहीं बताते, ये हमारी भाषाओं के विकास को समझने की चाबी भी हैं। मतलब लैंग्वेज कैसे बदली, कैसे डेवलप हुई, ये भी इन्हीं से पता चलता है। आइए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, कर्नाटक का हल्मिडी शिलालेख। ये शिलालेख करीब करीब 450 ईस्वी का है, और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये कन्नड़ लिपि में मिला सबसे पुराना शिलालेख है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कन्नड़ सिर्फ एक बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, बल्कि लगभग 1600 साल पहले ऑफिशियल कामों के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल की जा रही थी। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां पत्थर का इस्तेमाल तो होता ही था, वहीं दक्षिण भारत में खास तौर पर तांबे की प्लेट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने का सबसे अहम जरिया थीं।
ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। भारत में जितने भी शिलालेख मिले हैं उनमें से आधे से ज्यादा यानी 55% से भी ज्यादा तमिल में हैं। ये तांबे की प्लेटें उस जमाने के लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह थीं। इनमें जमीन के अनुदान, टैक्स के नियम और दान का हिसाब किताब होता था। ये हमें चोल और पल्लव जैसे राजवंशों की इकोनॉमी और सोसाइटी की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर दिखाती हैं। ठीक है, तो हमने पत्थर और तांबे की इन कहानियों को डिकोड कर लिया है। अब देखते हैं कि ये सारी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे स्कोर में कैसे बदलती है। ये सवाल सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया था। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की है। जरा सवाल पर एक नजर डालिए। विकल्प हैं ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी और डी तमिल ब्राह्मी। हमने अभी जो भी डिस्कस किया है उसके आधार पर इसका जवाब बिल्कुल साफ होना चाहिए। और सही जवाब है बी ब्राह्मी। जैसा कि हमने बात की, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन पूरे सबकॉन्टिनेंट में अशोक के ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही ब्राह्मी लिपि आगे चलकर भारत की ज्यादातर आधुनिक लिपियों की जननी बनी। ये एक बेहद जरूरी फैक्ट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे पत्थर और तांबे ने प्राचीन भारत के लिए एक परमानेंट हार्ड ड्राइव का काम किया और उसके इतिहास को हजारों सालों तक महफूज रखा। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है। डिजिटल डेटा के हमारे इस दौर में जहां सब कुछ इतना अस्थायी है, हमारा स्थायी रिकॉर्ड क्या होगा? आज से हजारों साल बाद इतिहासकार हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे?